नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और लेकर आई हूं आपका फेवरेट शो आवाज एंटरप्रेन्योर। यहां हम बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत में इनोवेशन और क्वालिटी के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। भारत में फिल्म फाइनेंसिंग का तरीका बदलने की तैयारी में है। अब तक जहां फिल्मों में निवेश ज्यादातर ट्रेडिशनल और फॉर्मल तरीकों से होता था, वहीं सिनेनाउ इसे एक ऑर्गेनाइज्ड और इन्वेस्टेबल एसेट क्लास बनाने की दिशा में काम कर रही है। रोहित डालमिया के लीड में कंपनी ने 1350 करोड़ के फिल्म टेक फंड की शुरुआत की है। इसका मकसद फिल्म इंडस्ट्री में पारदर्शिता, बेहतर गवर्नेंस और रिस्क मैनेज करते हुए निवेश का नया मॉडल तैयार करना है। सिनेनाउ का मानना है कि भारत हर साल करीब 1500 से ज्यादा फिल्में बनाता है और ऐसे में फिल्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एक मजबूत ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के तौर पर विकसित करने की बड़ी संभावना है। टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस के मेल से कंपनी फिल्म निर्माताओं को फंड जुटाने का नया रास्ता और निवेशकों को बेहतर रिटर्न का अवसर देने की कोशिश कर रही है। तो आज इन्हीं मुद्दों पर डिटेल में जानेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं सिनेनाउ के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रोहित डालमिया। रोहित, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला सवाल तो यही कि भारत में फिल्म फाइनेंसिंग का सिस्टम अभी काफी बिखरा हुआ है, राइट? तो सिनेनाउ का आइडिया कैसे आया और साथ ही आपका मॉडल इस पूरे इंडस्ट्री को कैसे बदलने वाला है? तो देखिए, जैसे आपने कहा कि आप सब जानते हैं इंडस्ट्री वैसे काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड है, डिसिप्लिन भी थोड़ा कम है और गवर्नेंस नहीं है। इसकी वजह से अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है या मेरे पास 1 करोड़ रुपए है तो हम इस इंडस्ट्री में पैसा नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो अपने को इंडस्ट्री समझ में नहीं आती है, एंड सेकेंड थिंग इज़ कि अब थोड़ा डर लगता है कि पैसा सही तरीके से यूज़ होएगा नहीं होएगा, पिक्चर बनेगी नहीं बनेगी, ROI आएगा या नहीं आएगा। तो ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से बिजनेस में पैसा कम आता है। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और जो बड़े बिलियनर्स हैं, चाहे वो फैमिली ऑफिसेस हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल हेज फंड्स हो, वो इस इंडस्ट्री में पैसा नहीं लगाना चाहते। हमने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखी। अगर हम ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सही गवर्नेंस ला सकते हैं, जो रिटर्न्स आते हैं उसको ट्रांसपेरेंटली इन्वेस्टर्स को दिखा सकते हैं, तो एक इंस्टीट्यूशनल कैपिटल का फ्लो बन सकता है। तो हमारा मकसद ये है कि भाई हम एक बैकबोन बने, हम एक स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करें। हम इंडस्ट्री को चेंज करने नहीं आए हैं। Okay. हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री में कांस्टेंट कैपिटल फ्लो रहेगा तो क्रिएटिव कम्युनिटी अपने आप बढ़ेगी। सो दिस अनऑर्गेनाइज पार्ट जो है, इसको हम टैकल कर रहे हैं फ्रॉम अ कैपिटल एंड अ टेक्नोलॉजी स्टैंड पॉइंट। ओके, तो हैविंग सेड दैट, अभी आपने 1350 करोड़ के फिल्म टेक फंड का ऐलान किया है, तो ये फंड, ये पैसा आप कहाँ डिप्लॉय करेंगे, किस प्रोजेक्ट्स पर लगाने का सोच रहे हैं, कौन से फिल्म्स और कौन से स्टेज पर इसको आप डिप्लॉय करने का सोच रहे हैं? हमारा टारगेट, हमारा जो फंड का टर्म है वो 6 साल का है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम 30+ फिल्म्स इस 6 साल में कंप्लीट करें। 60% फोकस हमारा रीजनल सिनेमा पे है, 40% जो अपन मेन स्ट्रीम पैन इंडिया वाला सिनेमा देखते हैं। जहाँ तक जॉनरास का सवाल है, बहुत वैराइटीज़ हैं, ओल्ड फॉर्मेट्स भी हैं, नए फॉर्मेट्स भी हैं, जहाँ पे आप ये देखेंगे कि जो जितना हम अपने आप को डिवर्सिफाई करेंगे उतना हमारा भी रिस्क मिटिगेट होता है और दूसरा उतना क्रिएटिव कम्युनिटी को बूस्ट भी मिलता है। सो एनीवेयर फ्रॉम 3 करोड़ से 300 करोड़ तक का पर फिल्म हम बजट रखते हैं। सबसे ज़रूरी तो नेचुरली स्क्रिप्ट होती है, प्रोफाइल होती है। हम प्रोडक्शन हाउसेस के साथ भी काम करना चाहते हैं और हम इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स के साथ भी काम करना चाहते हैं। तो एक बहुत ब्रॉड बेस्ड अप्रोच रखी है ताकि जो भी फाइनेंसिंग आए उससे इंडस्ट्री को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। ओके, तो आप किसी फिल्म में इन्वेस्ट करने से पहले क्या चीज़ें देखते हैं? किस आधार पर आप ये तय करते हैं कि ये फिल्म आपके पोर्टफोलियो में शुमार होगा कि नहीं? तो 2 चीज़ है, एक तो नेचुरली क्रिएटिव साइड है, एक पेडिग्री है और एक कमर्शियल साइड होता है। मैं नहीं बोलता कि एक दूसरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सब एक ही लेवल पे आते हैं। क्रिएटिव में आपकी स्क्रिप्ट हो गई,
राइट। उस स्क्रिप्ट पे कौन सा टैलेंट अटैच हो सकता है, कौन उसको डायरेक्ट करेगा, और क्या उसकी क्रिएटिव वाइबिलिटी बनेगी इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आईपी एक ऐसी चीज़ है कि आर्ट जैसे हो सकता है। आप बोल सकते हो कि ये पेंटिंग 5,000 रुपए की है, मैं बोल सकता हूँ ये पेंटिंग 5 लाख रुपए की है। राइट। सेम चीज़ सिनेमा में होता है। आप बोल सकते हो पिक्चर बहुत अच्छी है, आप वापस देखोगे। आप बोल सकते हो बहुत बुरी है, मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगी। तो आईपी एक बहुत सब्जेक्टिव मैटर होता है, और इसी के गेम के बीच में आपकी क्रिएटिव इकोनॉमी को इनकरेज करना चाहिए। तो क्रिएटिव इज़ अ बिग पार्ट ऑफ द ओवरऑल मिक्स। सेकेंड, नेचुरली अदर साइड पे आता है कमर्शियल। हम कमर्शियल वाइबिलिटी देखते हैं, ये देखते हैं कि भाई उसका सीओपी बैलेंस्ड है कि नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसकी मोनेटाइजेबल वैल्यू क्या है, जब ये रिलीज़ होएगी थिएटर से क्या प्रोजेक्शंस आ सकते हैं, हम सैटेलाइट डिजिटल म्यूज़िक में क्या नेगोशिएट कर सकते हैं, क्या मिक्स बन सकता है। ये दो मेन क्राइटेरियाज होते हैं। बीच का जो होता है वो पेडिग्री है। आज हम बोले कि भाई कोई बड़े प्रोडक्शन हाउस से काम करेंगे जिन्होंने 100 फिल्में बनाई हैं, 200 फिल्में बनाई हैं, लेकिन हम उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं। ठीक है। एट द सेम टाइम कोई नया फिल्म मेकर है, उसका पोटेंशियल है, हम चाहते हैं कि वो किसी प्रोडक्शन हाउस से पार्टनर करे, हम वो पार्टनरशिप कराएं ताकि आउटपुट भी अच्छा निकले और उसको सही लेवल का सपोर्ट और एक्सपीरियंस भी मिले। तो इट इज़ अबाउट द कम्युनिटी मोर देन इट इज़ जस्ट कि हम प्रोडक्शन हाउसेस को फाइनेंस करने के लिए आए हैं। हम फाइनेंस हमारे लिए एक फंक्शन है, फाइनेंस हमारा गोल नहीं है। क्रिएटिविटी को आप ज़्यादा एम्फेसिस हम क्रिएटिविटी को और एक सिस्टम के इकोसिस्टम को, क्योंकि अगर पैसा आता गया और साथ में क्रिएटिव इकोसिस्टम उसको अब्जॉर्ब करता गया, आउटपुट भी प्रॉफिटेबल आता गया, तो ये एक इनडेफिनिट साइकिल बन जाती है। एंड ये एक ऐसी साइकिल है, हर इंडस्ट्री में ये होता है। आज कोई भी आप ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री ले लो, आप टेक्सटाइल्स ले लो, आप स्टील ले लो, कोई भी ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री ले लो, सब में एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, एक गवर्नेंस है, डिसिप्लिन है। ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें है बट कम है, तो उसको हम बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि आगे जाके हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करके या हमारे स्ट्रक्चर को यूज करके इंडस्ट्री थ्राइव कर सके। तो आप कह रहे हैं कि आईपी भी एक निवेश करने लायक एसेट जरूर होगा। एब्सोल्युटली। आज आप ये देखिए, फिल्म अगर आप एक प्रोडक्ट जैसे मानेंगे, तो ये प्रोडक्ट और एक घर का किचन का प्रोडक्ट या कोई आपके कपड़ों का प्रोडक्ट, कोई फर्क नहीं है। बिजनेस में क्या होता है, आप ये देखते हो कि भाई मेरा प्रोडक्ट कस्टमर खरीदेगा या नहीं। हम ये देखते हैं फिल्म को ऑडियंस देखेगी या नहीं। आप ये देखते हो कि भाई एक प्रोडक्ट को आप 1 लाख बार बना के 1 लाख लोगों को बेचते हो। फिल्म यहाँ पे थोड़ा हटके है। क्यों? क्योंकि फिल्म में हर प्रोडक्ट एक नया प्रोडक्ट बनना पड़ता है। तो इस क्रिएटिव इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है। तो इन द लॉन्ग रन आईपी एक एसेट क्लास जरूर बनेगा। हम माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं कि आईपी का मतलब फिल्म होता है, ऐसा नहीं होता है। आज आप शेयर्स खरीदते हैं, चाहे स्टील कंपनी के खरीदते हैं, चाहे टेक्सटाइल के खरीदते हैं, चाहे रियल एस्टेट कंपनी के खरीद, ऐसे ही आप शेयर्स फिल्म इंडस्ट्री का क्यों नहीं खरीद सकते। सो वो हमारा टारगेट है कि इसको ये नहीं देखा जाए ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, वो तो हर प्रोडक्ट के साथ होता है। आप कोई भी नया ब्रांड लॉन्च करोगे, कोई भी इंडस्ट्री में लॉन्च करोगे, या तो वो प्रॉफिट करेगा या वो लॉस करेगा। तो इसको ऐसे नज़ारे से देखा जाए कि ये एक स्ट्रक्चर्ड, गवर्न, डिसिप्लिन इंडस्ट्री है, तब जाके उसकी वैल्यू निकलेगी, तब जाके उसका आईपी इन्वेस्टेबल होएगा और लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे फ्रॉम अ इंस्टीट्यूशनल साइड ऑल्सो, and I hope future में from a retail side also. That's a big question. I will get into that. लेकिन रोहित, जैसा कि आपने कहा कि सब में प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है, एंड एंटरटेनमेंट बिजनेस इतना बड़ा है और रिस्क भरा भी है, तो इन्वेस्टर्स को आप कैसे कन्विंस करते हैं? आपने क्या बातें कही, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है जो इन्वेस्टर्स आए और आपके आइडिया को अपनाए? कैसे कन्विंस किया आपने? सी, हमने 2-3 चीज़ें इंप्लीमेंट करी है। मैं नहीं बोलता कि ये बिजनेस दूसरों बिजनेस से ज़्यादा रिस्की है। मेरे हिसाब से ये एक मिथ है। जैसे कि मैंने कहा कि हर बिजनेस में 2 ही आउटकम्स होते हैं, या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। लेकिन हमने क्या किया कि एक पहली बात तो हमने एक 6 साल का टाइम पीरियड लिया जिसमें हम रिलीज विंडो के साथ थोड़ा प्ले कर सकते हैं। अगर यही फंड मैं 1 साल के लिए लॉन्च करूँगा तो हो सकता है मेरे को रिलीज विंडो नहीं मिलेगी। तो एक तरीके से जब प्रोडक्ट बन जाता है, उसका सही टाइम क्या है रिलीज करने का, उसके लिए पेशेंट कैपिटल चाहिए। Okay.
नॉट कि आज फिल्म बन गई, मेरे उधार बाकी हैं, लोग मेरे सर पे बैठे हैं, मेरे को पिक्चर रिलीज करनी है, चलेगी चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हमारे सिचुएशन में क्योंकि हम 100% फाइनेंसिंग करते हैं, हम जो आगे की इकोनॉमिक्स है हम उसको भी कंट्रोल करते हैं। तो दैट इज स्टेप नंबर 1। दूसरी चीज, हम 30+ फिल्म कर सकते हैं। अब वो 30 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि हर फिल्म का एवरेज बजट क्या निकल के आता है। जितनी फिल्में हम करेंगे उतना हमारा रिस्क डिवर्सिफाई होता है। थर्ड, हमारा जो टीम है दैट इज फ्रॉम द इंडस्ट्री, फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और फ्रॉम द फाइनेंस इंडस्ट्री। तो हमने ये, एंड टेक इंडस्ट्री, तो हमने ये 3 सेक्टर्स को मर्ज करके हमारी टीम बनाई है। उससे रिस्क इसलिए मिटिगेट होता है क्योंकि देयर इज नो वन मैन शो। आज मैं चेयरमैन हूं, मेरा भी वोटिंग राइट्स है, बट मैंने अपने लिए एक वीटो राइट नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं क्रिएटिव कम्युनिटी को जस्टिफाई नहीं कर सकता, मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूं। बट एट द सेम टाइम कैपिटल और टेक्नोलॉजी की मेरी काफ़ी नॉलेज है। तो इस हिसाब से हमने टीम को ऐसे स्ट्रक्चर किया है कि जो भी गवर्नेंस आए, जो भी स्ट्रक्चरिंग आए, जो भी रिजल्ट निकले, वो एक फेयर एंड बैलेंस्ड रिजल्ट निकले। थर्ड, जहाँ तक मोनेटाइजेशन का सवाल है या इन्वेस्टर के रिटर्न का सवाल है, हमने उसमें एक टेक्नोलॉजी भी इम्प्लीमेंट करी है विच इज़ टोकनाइजेशन। वो थोड़े टाइम बाद इम्प्लीमेंट होगी, इसलिए उसमें ज़्यादा डीप जाके अभी फ़ायदा नहीं है। बट वो एक इन्वेस्टर्स को के लिए कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड करता है और एक आईपी को ट्रेडेबल भी बनाता है। तो अगर आपने पैसा लगाया है, आप 6 साल तक स्टक नहीं हैं, आपके पास एक एग्जिट विंडो मिलती है जो हम टोकनाइजेशन के थ्रू उनको अब इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। वो आगे जाके इम्प्लीमेंट होगी, एक बार हमारी पूरी स्लेट लॉक हो जाए उसके बाद। ठीक है, तो थोड़ा और डिटेल में समझना चाहूंगी सिने नाउ का रेवेन्यू मॉडल काम कैसे करता है। तो आप मनी मेकिंग कैसे करेंगे? जब फिल्म हिट हो जाएगी तभी प्रॉफिट होगा या फिर कुछ म्यूजिक राइट्स के जरिए आपका रेवेन्यू मॉडल काम करेगा? तो रेवेन्यू मॉडल में हमारी प्रेफरेंस है कि हम थिएटर फर्स्ट मॉडल पे जाएं। हमने ये देखा है कि लैक ऑफ फाइनेंस की वजह से जितनी भी सैटेलाइट डिजिटल म्यूजिक राइट्स होती हैं वो प्री मैच्योरली मार्केट में बेची जाती हैं। नॉट बिकॉज वो सही टाइम है बेचने का, बट उस टाइम प्रोड्यूसर को कैपिटल की बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि हम 100% फाइनेंस कर रहे हैं, पेशेंट कैपिटल है, हम चाहते हैं कि इसका जो एक्चुअल वैल्यू डिराइव होए वो ऑडियंस डिराइव करे और थिएटर से डिराइव करे। उसके बाद हम कॉल लेंगे कि भाई इसकी एज अ बंडल, कि भाई हमारी 30 फिल्में हैं या 50 फिल्में हैं, उसको हम एज अ बंडल कैसे उसकी एसडीएम राइट्स आगे बेची जाए। तो हमारे लिए सैटेलाइट डिजिटल म्यूजिक ओटीटी सब चीज़ ऑन द टेबल है, बट हम उसके लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। ओके, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, एक बड़ा नाम सिद्धार्थ रॉय कपूर का जुड़ा है सिने नाउ के साथ। तो सिद्धार्थ रॉय कपूर जो कि प्रिंसिपल एडवाइजर बने हैं, ये कैसे सपोर्ट करेंगे सिने नाउ को आगे चलकर? बहुत बड़ा नाम है, थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग दैट। हमारे यहाँ जितने भी टीम मेंबर्स हैं, आगे हम उनको और भी रिवील करेंगे। कोई भी हमारे यहाँ ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, कोई भी हमारे यहाँ पेड सेलिब्रिटी नहीं है। जब मेरी सबसे बात होती है, उनको ये दिखता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म की इंडस्ट्री में ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, उनको ये दिखता है कि आगे जाके ये एक गेम चेंजर भी हो सकता है। इसीलिए सिद्धार्थ जी हैं और भी हैं, उन्होंने हमारे साथ एसोसिएट किया है। सिद्धार्थ जी बहुत यूनिकली इसलिए स्टैंड आउट करते हैं क्योंकि वो खुद इस इंडस्ट्री में रह के एक बड़े डिसिप्लिन्ड आदमी हैं। उनका जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। वो मैक्रो लेवल पे इंडस्ट्री भी समझते हैं और माइक्रो लेवल पे प्रोडक्शन भी समझते हैं। तो हम उनसे बहुत एडवाइस लेते हैं रिलेटेड टू हमारा स्ट्रक्चर, रिलेटेड टू हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी टीम किसको ऑनबोर्ड करना चाहिए, कौन इस पोजीशन में फिट आ सकता है, नहीं आ सकता है, और आगे जाके जो हमारी ग्रोथ होएगी उसमें वो बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहेंगे। तो ये हमारा बहुत बड़ा प्लेजर है कि उन्होंने हमारे साथ हाथ मिलाया और हमको वो सपोर्ट कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा रोहित, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, 1500+ फिल्म्स बनती है इंडिया में हर साल। कितनी तो रिलीज भी नहीं हो पाती, कोई कुछ होती है तो या पता नहीं चलता कि हिट होगी या फ्लॉप होगी। तो हालांकि ये प्रश्न मैंने पूछा था, लेकिन थोड़ी और डिटेल में आप कैसे इसका चुनाव करते हो कि आपके पोर्टफोलियो में वो फिल्म आएगी, और साथ ही आप क्रिएटिव और फाइनेंसिंग डिसिप्लिन के बीच में बैलेंस कैसे करते हो?
देखिए, क्रिएटिव और फाइनेंस डिसिप्लिन के बीच में वैसे बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, Right. बिकॉज आज ऐसी भी फिल्में हैं जो बहुत क्रिएटिवली अच्छी बनी हैं, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पे उन्होंने सक्सेस नहीं किया। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि बहुत एवरेज फिल्म्स बनी हैं, लेकिन ऑडियंस ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। तो हमारा एक डेटा पॉइंट सिस्टम का, एनालिसिस का सिस्टम है, डिफरेंट पॉइंट्स ऑडियंस को भी लेके, प्रोडक्शन को भी लेके, क्रिएटिव को भी लेके, वो सारा मिक्स बनने के बाद हम एक डिसीजन लेते हैं कि भाई ये फिल्म की प्रोबेबिलिटी क्या है। गारंटी कोई नहीं ले सकता, इट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। राइट। सेकेंड थिंग इज, हमने एक सर्विस एजेंसी हायर करी है जो हर फिल्म को और हर बजट को इंडिपेंडेंटली बेंचमार्क करेगी बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ सिमिलर फिल्म्स। तो वो एक हमको एक ऑब्जेक्टिव व्यू वहाँ से मिलता है। दोनों को कंबाइन करके फिर वो हमारे इन्वेस्टमेंट कमेटी के पास जाता है और वहाँ से शॉर्टलिस्ट होकर अप्रूव होता है कि ये फंडिंग होगी या नहीं होगी। ओके। मैं नहीं बोल सकता इसका कोई फिक्स फॉर्मूला है, सेम टाइम में ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। पॉइंट इज राइट कि क्रिएटिव और कमर्शियल को बैलेंस करना जरूरी है। हम सिंपैथी भी नहीं जता सकते कि भाई हम एक फर्स्ट टाइमर को चांस दें, क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा भी हमारे लिए जरूरी है। एट द सेम टाइम हम बहुत बड़ा गैम्बल भी नहीं खेल सकते कि भाई नहीं चली तो इन्वेस्टर का रिटर्न कहाँ से आएगा। तो इट इज अ बिजनेस आर्ट जो हमारी टीम समझती है, और हमारी टीम मूविंग फॉरवर्ड आई एम कॉन्फिडेंट कि वो अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगी। राइट। तो आगे चलकर आपके टारगेट इन्वेस्टर्स क्या हैं रोहित, थोड़ा और समझना चाहूँगी। HNIs हैं, फैमिली ऑफिसेस हैं, या फिर जो कि आपने कहा आगे चलकर रिटेल भी हो सकते हैं? तो दो चीज़ है, हमारा फंड जो है वो BVI में सेटअप है और हमारी जो ऑपरेशनल एंटिटी है वो UAE में सेटअप है। ओके। इंडिया लॉज के मुताबिक हम इंडियन इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं ले सकते हैं। इसकी वजह से हमारे सारे इन्वेस्टर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। उसमें HNIs भी हैं, फैमिली ऑफिसेस भी हैं और हेज फंड्स भी हैं। रिटेल बहुत अच्छी बात है, जरूर आएगा सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस परमिटिंग। बट मुझे लगता है कि जब हम टोकनाइजेशन स्टेज पे पहुंचेंगे उस टाइम पे ये प्रोडक्ट एक रिटेल मार्केट की तरीके से लॉन्च किया जाए, जो हमारा टारगेट है। तो उम्मीद रखिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन आए। ये जरूर होएगा कि हम जनता को इन्वॉल्व करेंगे फ्रॉम अ यूटिलिटी टोकन स्टैंड पॉइंट, जहाँ वो एक लॉयल्टी सिस्टम पे, एक रिवॉर्ड सिस्टम पे सर्टन पर्क्स अवेल कर सकें। तो उनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहेगा। कमर्शियल साइड में रहेगा या नहीं रहेगा वो तो वक्त बताएगा। वो वक्त बताएगा। राइट रोहित। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगले 5 साल में आप सिनेनाव को कहाँ देख रहे हैं? विजन क्या है आपका? भाई आप ऐसे सोचिए, मैक्रो लेवल पे एक हफ्ते में 52 हफ्ते होते हैं। मान लीजिए अगर हम 10 लैंग्वेजेस भी करते हैं तो 520 फिल्म का इंडिया में स्कोप बनता है। सब अच्छा रहेगा तो पूरे 520 फंड करेंगे। मोर इम्पोर्टेंटली एक हम ये देखते हैं कि हमको ये नहीं देखा, ऐसे मत देखिए कि हम कोई स्टूडियो हैं या प्रोडक्शन हाउस हैं या हम किसी के कंपटीशन में आ रहे हैं या हम किसी का क्रिएटिव दबा रहे हैं। हमारा टारगेट है एक बैकबोन बनना। आज फाइनेंस सेक्टर में बैंकिंग इज अ बैकबोन ऑफ द नेशन। सेम वे वी वांट टू बी द बैकबोन ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। तो जितनी हम फिल्म्स हम फाइनेंस करेंगे, जितने में हम इन्वॉल्व होएंगे, जितना हम इस इकोसिस्टम को सेफगार्ड कर सकते हैं और इंस्टीट्यूशनल बना सकते हैं, कल कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर, चाहे वो ब्लैकस्टोन हो, चाहे वो आपका टाइगर हो, चाहे कोई भी, उसको सोचना नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे को इस इंडस्ट्री में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। उसका लालच ये होना चाहिए कि मैं लगाना चाहता हूँ, कैसे लगाऊं। तो वो हमारा गोल अगले 5 साल में रहेगा कि इंडस्ट्री हमको सपोर्ट करे, हम इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, और मिलके, चाहे वो सिनेमाज हो, चाहे आपके प्रोडक्शन हाउसेस हो, मिलके जो इंडिया का कल्चरल ग्लोबल सॉफ्ट पावर है फिल्म इंडस्ट्री को लेके, उसको हम बहुत ज़्यादा बढ़ावा दें। वो हमारा टारगेट है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी इजीली आपने इस पूरी इंडस्ट्री की बातें सामने रखी। एंड once again all the very best and thank you, that was such a wonderful conversation with you. बहुत बहुत शुक्रिया, हैप्पी टू बी हियर, थैंक यू।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। चलिए अब जानते हैं फंडिंग की समस्या को मात देते हुए किसने जीता निवेशकों का भरोसा, कौन से फाउंडर्स को मिला नए पार्टनर्स का साथ और कुछ और बड़े फैसले जो स्टार्टअप को बना सकते हैं कल के बड़े बिजनेस। देखते हैं स्टार्टअप न्यूज इन ब्रीफ। टॉक्सिन फ्री कुकवेयर बनाने वाली कंपनी द इंडस वैली ने नई फंडिंग में करीब 145 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस फंडिंग राउंड को गाजा कैपिटल ने लीड किया है। वहीं कंपनी के मौजूदा निवेशकों डीएसजी कंज्यूमर पार्टनर्स, रूकम कैपिटल और द चेन्नई एंजल्स ने भी इसमें हिस्सा लिया। कंपनी इस नए फंड का इस्तेमाल नई प्रोडक्ट कैटेगरी में विस्तार, ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने और ब्रांड बिल्डिंग साथ ही मार्केटिंग पर निवेश बढ़ाने के लिए करेगी। द इंडस वैली कास्ट आयरन, कॉपर, क्ले और वुड से बने कुकवेयर और किचन प्रोडक्ट्स बेचती है। कंपनी प्रीमियम किचनवेयर सेगमेंट में काम करती है, जहां पिछले कुछ सालों में केमिकल फ्री और टॉक्सिन फ्री किचन प्रोडक्ट्स की मांग लगातार बढ़ रही है। ओमनी चैनल ग्रोसरी और एफएमसीजी रिटेल चेन अपना मार्ट जल्द ही 120 करोड़ रुपए की नई फंडिंग जुटाने जा रही है। ये सीरीज सी फंडिंग राउंड होगा, जिससे कंपनी के मौजूदा निवेशक एक्सेल इंडिया और फंडामेंटम मिलकर लीड करेंगे। वहीं पीक एक्सवी पार्टनर्स भी इस राउंड में निवेश करेगा। पिछले एक साल में ये कंपनी की दूसरी बड़ी फंडिंग है। इससे पहले मार्च 2025 में अपना मार्ट ने सीरीज बी राउंड में करीब $25 मिलियन जुटाए थे। कंपनी के बोर्ड ने सीरीज सी कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जारी कर 120 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है। इस राउंड में एक्सेल इंडिया और फंडामेंटम 55 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, जबकि पीक एक्सवी पार्टनर्स 10 करोड़ रुपए लगाएगा। इस नई फंडिंग के बाद कंपनी की वैल्यूएशन करीब दोगुनी होकर 1470 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले फंडिंग राउंड में 738 करोड़ रुपए थी। कंपनी इस रकम का इस्तेमाल बिजनेस एक्सपेंशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल और कॉर्पोरेट जरूरतों को पूरा करने में करेगी। नई फंडिंग के बाद एक्सेल इंडिया करीब 22.83% हिस्सेदारी के साथ कंपनी का सबसे बड़ा बाहरी निवेशक बना रहेगा। इसके बाद फंडामेंटम की हिस्सेदारी 14.14% और पीक एक्सवी पार्टनर्स की 12.5% की होगी। एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म कैप्चर सीएक्स ने प्री सीरीज बी फंडिंग राउंड में करीब 85 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस राउंड को बजाज फिनसर्व वेंचर्स ने लीड किया, जो बजाज फिनसर्व का हिस्सा है। वही कंपनी के मौजूदा निवेशक कैक्टस पार्टनर्स और इंडिया ऑल्टरनेटिव्स ने भी इस फंडिंग में हिस्सा लिया है। कंपनी इस नई फंडिंग का इस्तेमाल नए बाजारों में विस्तार, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नए प्रोडक्ट्स के विकास पर करेगी। कैप्चर सीएक्स एक फुल स्टैक एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म है, जिसे बड़ी कंपनियों के कॉम्प्लेक्स और इंपॉर्टेंट बिजनेस ऑपरेशंस को एआई की मदद से बेहतर ढंग से ऑपरेशनल करने के लिए तैयार किया गया है। कंपनी का कहना है कि आज बड़ी कंपनियों को एआई अपनाने के लिए अलग अलग कंपनियों के कई टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे पूरा सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कैप्चर सीएक्स इसी समस्या का समाधान एक ऐसे ऑल इन वन एआई प्लेटफॉर्म के जरिए करता है, जो अलग अलग इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक कस्टमाइज्ड एआई सॉल्यूशंस उपलब्ध कराता है। कैप्चर सीएक्स का प्लेटफॉर्म 18 देशों की 1000 से ज्यादा कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके प्रमुख ग्राहकों में बजाज फाइनेंस, टाटा ग्रुप और रिलायंस ग्रुप की कई कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा कई कंसल्टिंग फर्म्स और हाइपरस्केलर्स भी इसके पार्टनर हैं। मैनेज्ड वर्कस्पेस उपलब्ध कराने वाली कंपनी इनक्यूस्पेस ने नई फंडिंग में 150 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस राउंड को भारत वैल्यू फंड ने लीड किया, जबकि कई और वित्तीय संस्थानों ने भी इसमें हिस्सा लिया है। कंपनी इस नए फंड का इस्तेमाल देश के प्रमुख शहरों में कारोबार का विस्तार करने, टेक्नोलॉजी को मजबूत बनाने और एक्विजिशंस करने के साथ ही फाइनेंशियल ईयर 29 में प्रस्तावित आईपीओ की तैयारी के लिए भी करेगी। इनक्यूस्पेस मैनेज्ड ऑफिस, कोवर्किंग स्पेसेस, एंटरप्राइज लीजिंग और डिजाइन एंड बिल्ड सॉल्यूशंस जैसी सेवाएं देती है। फिलहाल कंपनी 18 शहरों में 80 से ज्यादा सेंटर ऑपरेट कर रही है और उसके पास 4 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा का वर्कस्पेस पोर्टफोलियो है। आज का ये शो आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर।
अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए CNBC आवाज।